नमस्कार विद्यार्थियों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं कुशल मंगल होंगे। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का चौथा पाठ आत्मकथ्य पढ़ने जा रहे हैं। इसके रचनाकार हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आत्मकथ्य का अर्थ क्या है। आत्मकथा शब्द आपने सुना होगा। आत्मकथा बहुत से लोग अपने जीवन की कहानी लिखते हैं। आत्म यानी अपनी, कथा यानी कहानी। तो अपने जीवन की विस्तार से कहानी लिखना या वर्णन करना, जो जो घटनाएं उनके साथ हुई हैं, जो जो उन्होंने जीवन में किया, जो लोग उनके साथ आए, जो कुछ हुआ अच्छा बुरा, सब वो अपनी आत्मकथा में दर्ज करते हैं। लेकिन आत्मकथ्य, क्या अंतर है दोनों में? आत्मकथ्य भी अपने बारे में ही कहे जाने वाली बात है, लेकिन ये उतनी विस्तार पूर्वक नहीं कही जाती जितनी कि आत्मकथा में कही जाती है। जैसे आप लोग कहीं घूमने गए हो, आपने वहाँ पर कुछ देखा, कुछ अनुभव किए, तो घर आकर आप कई बार अपने मित्रों के साथ, अपने घर वालों के साथ उसे बांटते हो, उन्हें वर्णन करते हो कि आपके साथ कैसे हुआ, क्या हुआ। अच्छे भी हो सकते हैं ये अनुभव, बुरे भी हो सकते हैं। तो यह आपका आत्मकथ्य हुआ। तो बच्चों, इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी ने भी इस कविता के अंदर अपने साथ हुए कुछ अनुभवों, कुछ खट्टी मीठी यादों के बारे में लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी धारा के मुख्य कवियों में से एक हैं। इनके अलावा छायावादी काव्य धारा के कवि हैं महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत जी। बच्चों, छायावाद की क्या विशेषता है? छायावादी कविता रहस्यात्मक कविता होती है, अर्थात इसमें प्रकट रूप में जो अर्थ होता है उसके अलावा एक पीछे उसके छिपा हुआ अर्थ भी होता है। इसके अलावा प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, कल्पनाशीलता और मानवीकरण छायावादी कविता की विशेषताएं हैं। तो आइए आगे बढ़ने से पहले हम जयशंकर प्रसाद जी की मुख्य कृतियों के बारे में जान लेते हैं। उनके द्वारा लिखी गई मुख्य काव्य कृतियां हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी आधुनिक हिंदी काव्य की श्रेष्ठतम रचनाओं में से एक मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखे गए नाटक हैं अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ये सभी ऐतिहासिक नाटक हैं। इनके उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती और कहानी संग्रह हैं आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में हमें सुंदरता, माधुर्य के साथ साथ शक्ति और ओज के भी दर्शन होते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की साहित्य में और दर्शन में बहुत रुचि थी, तो उनके साहित्य में हमें इनका भी दर्शन हो जाता है। इसके अलावा छायावाद की सभी विशेषताएं उनकी कविता में हमें मिलेंगी। तो बच्चों, कविता के ओर बढ़ने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि ये कविता क्यों लिखी गई और कब लिखी गई। प्रेमचंद जी, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के समकालिक लेखक थे, वे एक पत्रिका का संपादन करते थे जिसका नाम था हंस। एक बार उन्होंने हंस पत्रिका का आत्मकथा विशेषांक निकालने की सोची, तो उन्होंने और जयशंकर प्रसाद जी के कई मित्रों ने उनसे आग्रह किया कि वे भी अपनी आत्मकथा उस विशेषांक के लिए लिखें। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी इसके लिए सहमत नहीं थे। उनके अनुसार उनका जीवन बहुत ही साधारण था, उसमें कुछ ऐसी विशेषता नहीं थी कि लोगों को कुछ उसमें प्रेरणा मिले, कुछ रुचिकर लगे। इसलिए उन्होंने आत्मकथा लिखने से मना कर दिया। इसी तर्क से, इसी असहमति से आत्मकथ्य कविता का जन्म हुआ। इस कविता में हमें उनके जीवन के यथार्थ
यानी सच्चाई और अभावों अर्थात कमियों के बारे में बहुत ही मार्मिक चित्रण मिलता है, अर्थात दिल को छू जाने वाला चित्रण उन्होंने किया है। इसके साथ साथ हमें कवि की सच्चाई कि उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके जीवन में कमियां हैं और उनकी विनम्रता के बारे में भी हमें पता चलता है। जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता में बहुत ही नए सुंदर शब्दों के साथ साथ नए बिंबों का भी प्रयोग किया है। बिंब अर्थात प्रतीक या इमेजेस, जिसके द्वारा कविता हमें बहुत ही सजीव और रुचिपूर्ण लगती है। तो आइए कविता पढ़ना शुरू करते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथ्य बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो आइए बच्चों, अब हम कविता को एक बार फिर से पढ़कर कवि का तात्पर्य समझने की कोशिश करते हैं। पहली दो पंक्तियां देखिए। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कवि ने बहुत से बिंबों का प्रयोग इस कविता में किया है। पहली पंक्ति में हमें पहला बिंब देखने को मिलता है। उन्होंने मधुप का उदाहरण लिया है। मधुप यानी भंवरा। तो भंवरा जिस तरह से गुनगुनाकर कुछ ना कुछ कहता रहता है, तो उस उदाहरण के जरिए कवि ने अपनी बात कहने की कोशिश की है। कवि कहता है कि भंवरा गुनगुनाता है। और कब गुनगुनाता है भंवरा? जब वसंत ऋतु आती है। वसंत में चारों ओर हरियाली है, पेड़ों पर घनी पत्तियां हैं, तो मधुप प्रसन्न है। उसके जीवन में प्रसन्नता का समय चल रहा है, तो वह गा रहा है और अपनी कहानी सुना रहा है। लेकिन कवि कहते हैं कि उसके जीवन में भी थोड़े समय पहले पतझड़ था। सारी पत्तियां पेड़ों की मुरझाकर गिर गई थीं और भंवरे के जीवन में कुछ भी अच्छा या सुखपूर्ण नहीं था। तो शायद इसी प्रकार कवि कहना चाहता है कि उनके जीवन में भी अभी चाहे खुशी हो, लेकिन बहुत से दुख सहन करके वे यहां तक पहुंचे हैं। उनका जीवन भी कभी मुरझाई पत्तियों की तरह दुखी रहा है। अगली दो पंक्तियां देखिए। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य
मलिन उपहास। फिर से कवि एक बिंब लेकर अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार उन्होंने अनंत नीलिमा, अनंत यानी जिसका अंत नहीं है, नीलिमा यानी नीला रंग, तो आकाश की बात कर रहे हैं। आकाश में जिस प्रकार अनंत नीलिमा छाई रहती है और उस अनंत आकाश के नीचे असंख्य लोग अपना जीवन इतिहास लिखते रहते हैं, अर्थात बहुत से लोग हैं जो जीवन जी रहे हैं इस आकाश के नीचे और उनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती और उनके इतिहास का कोई महत्व नहीं है। तो उसी प्रकार कवि कहते हैं कि जिस प्रकार आकाश के नीचे असंख्य लोग रहते हैं, उसी प्रकार साहित्य रूपी आकाश में भी अनेक लोग अपना जीवन इतिहास अर्थात अपनी आत्मकथा लिखते रहते हैं। दूसरी पंक्ति की तरफ विशेष ध्यान दीजिए। यह लोग का अर्थ है लोग, करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। कवि के अनुसार जो लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं वे अपना उपहास उड़वाते हैं। लोग उनकी बातें पढ़कर, उनके जीवन के बारे में जानकर उनका मजाक उड़ाते हैं, उन पर हंसते हैं। तो कवि के अनुसार आत्मकथा लिखना कोई अच्छी बात नहीं है। वे लोग अपना व्यंग्य उड़वाते हैं और दूसरे लोग उनका व्यंग्य करते हैं। अगली पंक्तियों पर आ जाइए। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। तो पिछली पंक्तियों से जोड़ते हुए कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि तुम्हें पता ही है कि लोग आत्मकथा लिखकर अपना व्यंग्य बनवाते हैं, अपना उपहास उड़वाते हैं, तो क्या तुम चाहते हो मैं भी उनके ही तरह अपनी दुर्बलता का प्रदर्शन करूं, लोगों के सामने अपनी दुर्बलताओं को कह डालूं ताकि लोग मेरा भी मजाक उड़ाएं। तो मेरी बातें सुनकर, मेरी आत्मकथा पढ़कर क्या तुम सुख पाओगे? मेरे दर्द से तुम्हें क्या सुख मिलेगा? तुम देखोगे कि मेरी गागर जो है वो रीत यानी खाली हो चुकी है। यहाँ पर गागर वे अपने जीवन को कह रहे हैं। तो वे कह रहे हैं कि क्या तुम देखोगे कि मेरा जीवन, मेरी जीवन रूपी गागर खाली हो चुकी है, उसमें कोई सुख, कोई रस, कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी ये सब देखकर? इसीलिए तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। अगली पंक्तियां देखिए। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। इन पंक्तियों में बच्चों हमें कवि की विनम्रता के बारे में पता चलता है। वे कहते हैं कि यदि मैंने अपनी जीवन की कथा लिख दी तो उसे पढ़कर मेरे मित्रों तुम्हें कहीं ऐसा न लगे कि आप लोग ही वे थे जिन्होंने मेरे जीवन में दुख को लाने में सहायता की, मेरा सुख छीनकर मेरे जीवन को दुख से भर दिया। तो मैं जब अपनी जीवन कथा को प्रकट करूंगा कि कहीं तुम लोगों के दिल में ये बात ना आ जाए कि ये तो हम ही थे जिन्होंने इसके जीवन को दुखी बनाया। तो कवि ऐसा नहीं चाहते कि उनके मित्रों को शर्मिंदगी हो या उन्हें अपने किए पर पछतावा हो। तो वे कहते हैं कि ऐसा मैं नहीं करना चाहता ताकि ऐसा ना हो कि कहीं तुम लोग ही अपने आप को दोषी समझने लगो। अगली पंक्तियां पढ़ते हैं बच्चों। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। यहां पर कवि कह रहे हैं, अपने सरल स्वभाव की बात कर रहे हैं। सरलते, वे अपने सरल स्वभाव को कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यह एक बड़ा दुर्भाग्य होगा कि अगर मैं अपनी सरलता का वर्णन करके उसकी हंसी उड़वाऊं। अपनी भूलें, जो मुझसे गलतियां हुई हैं और जो मुझे धोखे दिए गए हैं, प्रवंचना है, वो औरों पर प्रदर्शित करके, औरों के सामने उनको खोलकर मैं औरों को दिखलाऊं और अपनी हंसी उड़ाऊं ताकि लोग मुझ पर हंसें और ये कहें कि ये इतना मूर्ख था, इतना सरल, इतना सीधा था कि लोग उसे बेवकूफ बनाते रहे
और वह गलतियां करता रहा तो इस प्रकार मेरी हंसी उड़ेगी। तो हे मेरे सरल स्वभाव, क्या मैं तेरा वर्णन करके और लोगों से अपना उपहास उड़वाऊं, अपना मजाक बनवाऊं? वे कहते हैं अगर मैं ऐसा करूं तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। बच्चों, यहां तक तो कवि ने अपने दुख के बारे में हमें बताया है। वे कहते हैं कि मैं अपने दुख के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता, परंतु इन पंक्तियों में वे कह रहे हैं कि वे उज्जवल अर्थात सुख के क्षणों के बारे में भी नहीं बताना चाहते। चांदनी रातों में जब उन्होंने अपने प्रेमिका के साथ समय बिताया है, उन निजी व्यक्तिगत क्षणों के बारे में भी वे किसी को नहीं बताना चाहते। उस एकांत में बिताए समय, वह खिलखिलाकर हंसते हुए जो बातें की हैं, वे कहते हैं कि वे मैं दूसरों के साथ बांट नहीं सकता। ये उनके निजी जीवन की बातें हैं, इन्हें भी वे अपने अंदर ही रखना चाहते हैं और किसी और को बताना नहीं चाहते। अगली पंक्तियां हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। यहां पर कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई बच्चा आपसे शरारत करता है, मुस्कुराकर आपके पास आता है और फिर भाग जाता है, आपको चिढ़ाता है, चकमा दे जाता है, वैसे ही उन्होंने जीवन में जो सुख चाहा था, जिसका सपना उन्होंने देखा था, वह उनके हाथ में आते आते छूट गया, अर्थात उन्हें प्राप्त न हो सका। उनकी बाहों में वह सुख आते आते उन्हें धोखा देकर निकल गया, छल से उनके हाथ से निकल गया। पूरा जीवन वे उस सुख से वंचित ही रहे। अगली पंक्तियां हैं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अपने अच्छे पलों को याद करते हुए कवि कहते हैं कि जब सुबह होती है और सूर्य निकलने लगता है, तो उस समय आकाश में जो लालिमा छाई होती है, वह कवि की प्रेयसी के गालों की लाली से ली गई है। अर्थात उनकी प्रेमिका का रूप अत्यंत सुंदर है। उसके गालों की लाल रंगत से ही भोर अपनी लाली प्राप्त करके इतनी सुंदर व प्रेमपूर्ण हो जाती है। तो बच्चों, यहाँ पे कवि ने सुबह की लालिमा को उसका सुहाग कहा है, क्योंकि लाल रंग सुहाग का प्रतीक माना जाता है। तो सुबह का सुहाग सूर्य है और उसके आने से पूरी सुबह लाल रंग से रंग जाती है। अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। उसकी स्मृति पाथ्य बनी है, थके पथिक की पंथा की, सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी पंथा की। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि उनकी प्रेमिका की याद ही अब उनके रास्ते का सहारा है। पाथ्य यानी सहारा। रास्ते में चलते हुए पथिक जो है, वे कई कठिनाइयों से जूझते हैं और उसके बाद उनका सहारा, वे थोड़ा सा भोजन जो साथ लेके चलते हैं, वही उनका पाथ्य या सहारा होता है। तो उनके पंथा अर्थात पथ का सहारा उनकी प्रेमिका के साथ बिताए हुए वे सुंदर क्षण ही हैं। यही क्षण उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कवि अपने मित्रों से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे मन रूपी गुदड़ी अर्थात मेरे मन की जो रजाई है, उसकी सलाई उधेड़ कर उसके अंदर देखना चाहते हो। गुदड़ी बच्चे इस तरह की एक रजाई या गद्दा कह सकते हैं उसे, जिसे कि फटे पुराने कपड़ों से, चीथड़ों से बनाया जाता है
ऊपर से तो वह बहुत सुंदर दिखाई देती है, लेकिन अगर उसकी सलाई उधेड़ कर उसे अंदर से देखा जाए तो उसके अंदर हमें कटे फटे कपड़े ही दिखाई देते हैं, अंदर कोई सुंदरता नहीं है। तो कवि अपने मन में छिपे हुए अच्छे बुरे अनुभवों को किसी को बताना नहीं चाहते, वे सबसे छिपाकर रखना चाहते हैं। वे कहते हैं कि तुम मेरे अंदर झांककर क्यों देखना चाहते हो, मेरे मन के अंदर छिपे दुखों को क्यों देखना चाहते हो। अगली पंक्तियां देखिए। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मेरा जीवन तो छोटा सा है, अर्थात साधारण है। इसका वर्णन करते हुए मैं बड़ी बड़ी कथाएं कैसे लिखूं। आमतौर पर जब लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं तो अपने जीवन की बड़ी बड़ी घटनाएं वर्णित करते हैं। वो उनके पास कहने को ऐसा बहुत कुछ होता है, लेकिन कवि कह रहे हैं कि मेरा जीवन तो एकदम साधारण है, मेरे पास कहने को बड़ा कुछ नहीं है। तो इससे अच्छा नहीं कि मैं औरों द्वारा लिखी हुई आत्मकथाएं सुनूं और मौन रहूं, उन्हीं को सुनकर मैं संतुष्ट हो जाऊं और अपने बारे में कुछ ना कहूं। अंतिम दो पंक्तियां हैं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इन अंतिम पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मेरा जीवन तो बहुत ही सरल और साधारण है, तुम उसके बारे में सुनकर क्या करोगे। उसमें कोई भी विशेष बात नहीं कि उसमें कोई रुचि ले, कोई उससे प्रेरणा ले या उससे कुछ सीख पाए। दूसरी पंक्ति में वे कह रहे हैं कि अभी ऐसा समय भी नहीं है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, क्योंकि अभी मेरा दुख भरा अतीत, भूतकाल का वह दुखद समय मेरे मन में शांत रूप से दफन है, सोया पड़ा है। यदि मैं उन दुखों की बात करूंगा तो मेरे दुख फिर से जागृत हो जाएंगे, मेरा मन फिर से बेचैन हो जाएगा। इसलिए अच्छा यही है कि उन्हें न जगाया जाए, मौन रहने दिया जाए। अर्थात वे अपनी आत्मकथा लिखकर अपने दुखों को कुरेदना नहीं चाहते और उन्हें जैसे हैं वैसे ही रहने देना चाहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार कविता पढ़कर हमने जाना कि कवि ने किस प्रकार अपनी आत्मकथा कहते हुए भी नहीं कही। उनके अनुसार उनके जीवन में दुख ही दुख है, जिसे वे दूसरों के सामने प्रकट करके अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहते, और यदि उनके जीवन में सुख आया भी तो बस छूकर उन्हें चला गया। तो ज़्यादातर उनके जीवन में दुख ही प्रधान रहा और ऐसी बातें वे किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं करना चाहते। तो आज का पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ का बाकी का कार्य हम इस पाठ के दूसरे भाग में करेंगे। नमस्कार।